हेलो फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट हो चुका है चैप्टर का, दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया, एंड नाउ नेक्स्ट इज द हार्मफुल बैक्टीरिया, जिसमें आपको दो ही दिए हैं। ओके, एक दिया है फंगस एंड सेकंड इज द क्लोस्ट्रीडियम, जो जनरली कैन फूड में जनरली प्रोड्यूस होता है। और जैसे मैंने कल लास्ट वीडियो में कहा था कि डिसीज नाम का जो चैप्टर था 9 को वो कैंसिल किया उन्होंने, उसके जगह सिर्फ आपको कुछ बहुत सारे डिसीज, उसके सिम्टम, कॉज एंड प्रिवेंटिव और कंट्रोलिंग मेजर जो भी होते हैं, तो वो तो समझो नेक्स्ट टॉपिक में हो जाएगा। नाउ टुडेज वी गेट द टू हार्मफुल बैक्टीरिया, वन इज फंगस एंड अदर इज यस क्लोस्ट्रीडियम। ओके, नाउ ओके सो नाउ सी द फंगस। अब जैसे आपको पता है एक्चुअली कि फंगस का यूज भी हमने देखा है एंटीबायोटिक, मैंने कल का ही बोर्ड पे लिखा हूँ अभी फिर से, क्योंकि फंगस क्या होते हैं कि फंगस व्हेन ग्रो दे कैन प्रोड्यूस अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल एंड दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज और पैथोजन। मतलब हमने एंटीबायोटिक देखा था। अब बहुत से बच्चों को दिमाग में आया कि सर फंगस से तो एंटीबायोटिक मिलता है, मतलब ऐसी दवाई जो दूसरे डिसीज को अच्छी करने में काम में आएगी, तो फंगस बुरा कैसे हुआ, हार्मफुल कैसे हुआ? तो एक्चुअली दैट एंटीबायोटिक इज अ केमिकल प्रोड्यूस बाय दैट फंगस, लेकिन जो फंगस होता है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए स्टार्टिंग में। अब जैसे पालीगर की ब्रेड है, मैंने उस दिन भी कहा था, इधर आपने ऐसा एक्सपोज के रख दिया अपने बाहर, और ऐसा अगर रेनी सीजन वाला मॉइस्चर कंटेंट है तो जनरली उसमें फंगस अपने आप ग्रो होते हैं। तो फंगस एक्चुअली है क्या, इट इज अ हेटेरोट्रॉपिक और वी कैन से दैट सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसके बहुत बारीक बारीक स्पोर होते हैं। अब जनरली जैसे आपने ब्रेड रख दिया तो भाई किसने वहां पे वो ब्रेड पे कोई फंगस तो जाके लगाया नहीं ना, मतलब उसके बहुत माइक्रोस्कोपिक स्पोर होते हैं, माइक्रोस्कोप से जो देखे जाते हैं, जो हमको नॉर्मली दिखेंगे नहीं, और वो उस पर बैठ गए सपोज वो ब्रेड पे या फिर ऐसे कोई भी चीज पे जहाँ पे फूड अवेलेबल हो। रेनी सीजन है तो मॉइस्चर आएगा ही, और मॉइस्चर है तो टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत लो होगा, एंड दैट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट फंगस। तो फंगस एक ऐसा सेप्रोट्रॉप से या सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट करता है बाय मींस ऑफ बडिंग। बडिंग हम देख चुके ईस्ट में। ओके, तो फेवरेबल कंडीशन क्या, सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, देन इसेंशियल मॉइस्चर, और अगर मॉइस्चर वहाँ है तो अपने आप ही उसके ग्रोथ के लिए अच्छा टेम्परेचर वहाँ पे अपने आप आ जाएगा। सो दैट इज द फेवरेबल कंडीशन। नाउ सी द एक्चुअल पार्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, जैसे which changes do you notice in the leather article and gunny bags during the rainy season? अब लेदर के आर्टिकल बेल्ट वगैरह होते हैं या फिर पर्स वगैरह रखे होते हैं बहुत दिनों से, या फिर इवन कोट वगैरह जो हम अच्छे से रखते हैं उसमें भी बहुत बार फंगस आ जाता है। तो एक्चुअली वही पूछ रहे हैं कि भाई चेंज क्या हुआ, तो उस पर फंगस आ जाता है, व्हाइट कलर के दाग पड़ जाए, दैट इज अ चेंज। फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कैन यू सी दोज आर्टिकल, मतलब ये जो उस पर फंगस चढ़ाई है आपने कितने दिनों के बाद देखा? तो बहुत दिन वो पड़ा था। और जनरली क्या होता है, तो ये जो कपड़े होते हैं, गनी बैग्स होती है, तो इसमें होता है सेलुलोज। जैसे मैंने कहा कि फेवरेबल कंडीशन उसको फूड चाहिए, तो उसको फूड मिल गया सेलुलोज। वो जैसे हमारे कपड़े होते थे, रेशे जो बने होते हैं, इट कंटेन सेलुलोज अ टाइप ऑफ शुगर, और वो फंगस का फूड माना जाता है। इसीलिए बहुत दिन अगर आपने ये रख दिया तो उस पर जनरली फंगस आ जाएगा। Then why do these articles not get spoiled during summer or winter? जनरली विंटर और समर में ये स्पॉइल क्यों नहीं होती या उसको फंगस क्यों नहीं लगता? तो जाहिर है फंगस को बढ़ने के लिए चाहिए फेवरेबल कंडीशन, दैट इज स्पेशली मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर अगर है तो ही वो ग्रोथ कैरी आउट करेगा। और समर सीजन में या विंटर में इतना मॉइस्चर नहीं होता एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे सराउंडिंग में, इसलिए जनरली फंगस समर या विंटर में नहीं लगेगा। ओके, नाउ सी द एक्चुअल है क्या, मैं डायग्राम निकाला यहाँ पे देखो। तो इस तरीके से स्पोरेंजिया, और उसके बाद उसके स्पोर्स होते हैं, तो बडिंग भी इसमें प्रोसेस दिए, या फिर स्पोर फॉर्मेशन जो हमने लिया था। स्पोर फॉर्मेशन इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ आपको दिख रहा है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, इस तरीके से स्पोर्स, यू कैन से इट इज लाइक अ सीड। और जब ये पूरा स्पोरेंजिया उसकी ग्रोथ हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो वो स्पोरेंजिया फट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड ऑल द स्पोर्स आर स्कैटर हियर एंड देयर। और ये स्पोर जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्पोर होते हैं। स्पोर मतलब क्या, तो स्मॉल सीड लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो, विदाउट माइक्रोस्कोप इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू सी। तो ऐसे स्पोर इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे,
कोई कपड़े पे जाके बैठेंगे, कोई दीवार पे जाके बैठेंगे, लेकिन जब वो स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मतलब मॉइस्चर मिलेगा तभी ये ग्रो करते हैं। और ये स्पोर का स्टॉक होता है, दांडी वगैरह अपन बोलते ना, और वो जहाँ लगा होता है इट इज कॉल्ड एज फंगल हाइपा। तो उसका एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसपे वो पूरा स्पोरेंजियम ग्रो होता है, इट इज कॉल्ड एज फंगल हाइपा। दैट हाइपा इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा होता है, और जनरली जिस चीज पे जाएगा उस पे वो पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट मतलब जैसे यहाँ अभी गिरा वो स्पोर्स है और उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिला, मॉइस्चर मिला, तो उसके स्पोर ये कपड़े के रेशे के अंदर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन, और वहाँ पे उसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कपड़े पूरे वीक हो जाते हैं, जल्दी फट जाएंगे। और पॉइजनस केमिकल भी ये प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं कि भाई ये सिर्फ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन एज वेल एज मेनी एनिमल्स, इसीलिए इसको हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के फॉर्म में रखा है। नाउ सी माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई और फंगी, तो इसके माइक्रोस्कोपिक स्पोर होते हैं दैट फंगाई आर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में ये जनरली इधर उधर घूमते रहते हैं, स्कैटर्ड होते रहते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ फंगाई डिपेंड्स अपॉन द फेवरेबल कंडीशन लाइक फूड, मॉइस्चर एंड एसेंशियल टेम्परेचर। तो ये स्पोर जहाँ पे भी है, अगर उसको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिली तो ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। उसको अगर फूड मिला, फूड मैंने अभी कहा कि सब चीज़ों में मैक्सिमम कुछ ना कुछ फूड होता है, हमारा फूड अलग है लेकिन फंगस का फूड भी थोड़ा अलग है। थोड़ा सा भी उसको सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म मिल गया तो सडनली उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इफ फेवरेबल कंडीशंस आर देयर, फंगल हाइपा दैट इज फाइबर पेनिट्रेट डीप इनटू दैट मटेरियल टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन एंड रिप्रोड्यूस। मतलब अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज पे गया है और अगर उसको मॉइस्चर मिला और वहां पे अगर फूड उसके लिए है, तो वहां से वो फूड मतलब न्यूट्रिशन ले लेगा ताकि उसकी ग्रोथ हो, और ग्रोथ होने के बाद फिर से वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, तो फिर से वो बड़ा होगा, उसके स्पोरेंजियम बनेंगे, स्पोरेंजियम से स्पोर निकलेंगे, वो इधर उधर स्कैटर्ड होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ दिस कॉज द मटेरियल टू वीक। तो जो मटेरियल पे फंगस लगता है, ये फंगस के ग्रोथ की वजह से जनरली वो मटेरियल थोड़ा सा वीक हो जाता है, और उससे थोड़ी स्मेल, बैड स्मेल भी आ सकती है अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो। नाउ फंगाई रिलीज द माइकोटॉक्सिन। अभी हार्मफुल क्यों है, तो अगर कोई फूड, अभी यहाँ एक रेफरेंस दिया जैसे मुरब्बा, पिकल्स, लोणचं वगैरह असते ना, तो अगर वो जैसे वो जो अचार जो होता है वो ऑयल में अगर डीप है तो ठीक है, लेकिन एक दो उसकी जो फोड़ हम बोलते हैं ना, उसका पीस वो अचार का, वो अगर ऑयल से ऊपर आ गया तो उस पर फंगस आएगा। तो जो खाने की चीज़ें होती है, फूड स्टफ जो होता है, अगर उस पर फंगस लगा तो ये फंगस क्या करता है, वो फूड में एक पॉइजनस केमिकल रिलीज करता है, and that poisonous chemical is called as mycotoxin. Yes, it is a mycotoxin is a special type of poisonous substance produced by fungus जो poisonous है। जाहिर है poisonous है, अगर ऐसा फूड हमने खाया तो हमको भी फूड पॉइजनिंग होगा, इंडाइजेशन होगा, और इसीलिए फंगस को हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा गया है। सो बहुत बार ये फिलिनोलैंस पूछी जाती है, फंगाई रिलीज द माइकोटॉक्सिन दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइजनस केमिकल इनटू फूड एंड इट बिकम्स पॉइजनस। तो वो माइकोटॉक्सिन ही पॉइजनस है, अगर वो फूड में जाए तो जाहिर है फूड भी क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, एंड ऐसा पॉइजनस फूड अगर हमने ईट किया, खाया, तो हमको भी फूड पॉइजनिंग जैसे डिसीज हो सकते हैं। हेंस फूड ऑन विच फंगाई ग्रो कैन नॉट बी ईटन, इसलिए हम ऐसा फूड नहीं खाते। तो ये था फर्स्ट, दैट इज अबाउट द एक्चुअली यस फंगस। उसके बाद हमको क्लोस्ट्रिडियम दिया है, शॉर्ट में दिया है इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ के ले रहा हूँ। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ क्लोस्ट्रिडियम। ये जनरली रॉड शेप स्ट्रक्चर में आता है, टेक्स्ट बुक आप साथ में ले लो, मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा। नाउ क्या है क्लोस्ट्रिडियम, कहाँ बढ़ता है, देखो समटाइम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट। अब कम्युनिटी फीस्ट मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम है खाने का, तो जनरली हम बहुत बार सुनते हैं कि भाई एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग होगी। अब जाहिर है कोई जानबूझ के तो फूड पॉइजनिंग करेगा नहीं, तो ऐसे इसमें जो फीस्ट में हो जाता है वो क्यों होता है। हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ सडन। इतना सारा फूड है, अब जाहिर है वो जो हमने जिसको दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है फूड बनाने का, वो भी जानबूझ के तो पॉइजनस करेगा नहीं, उसमें भी केस हो सकती है, पुलिस केस। तो इतना सारा फूड एकदम से कैसा क्या पॉइजनस हो गया। सो इट इज ड्यू टू द क्लोस्ट्रिडियम, अ स्पेशल टाइप ऑफ यस हार्मफुल बैक्टीरिया। नाउ सी द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द कुक फूड आर क्लोस्ट्रिडियम। तो ऐसा जो कम्युनिटी फीस्ट में या फिर बहुत बार फूड पॉइजनिंग, मतलब एकदम सडनली अच्छा फूड है भाई पॉइजनस हो जाना, इसके लिए ये एक ही रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम, लेकिन इसके बहुत सारे अदर स्पेसीज भी है।
So out of about 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, where some are live in the alimentary canal of human and other animal. तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम इसके कम से कम 100 या उससे ज़्यादा अलग अलग स्पेसीज अवेलेबल है. अलग अलग उसके क्या कहेंगे हम, बहुत सारे डिफरेंट स्पेसीज के क्लोस्ट्रीडियम पाए जाते हैं. कुछ सॉइल में रहते हैं, कुछ हमारे खुद के एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, कुछ कोई जो एनिमल हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं उसके एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे. इसीलिए जैसे हम बाहर से खेल के आते हैं तो पहले हाथ धोना पड़ता है, कुछ खाने के पहले हाथ धो, क्योंकि ये जो क्लोस्ट्रीडियम होता है ये ऐसे सॉइल फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल में रहेगा. अब जाहिर है जो कम्युनिटी फिश में जो लोग खाना बना रहे, हो सकता है उसमें से किसी एक ने वो मिट्टी से कांटेक्ट हो गया उसका और उसके हाथ में वो क्लोस्ट्रीडियम लग गया और उसी हाथों से उसने खाना बनाया. तो ये रीज़न है वो क्लोस्ट्रीडियम वो फूड में आने का. दिस बैक्टीरिया आर द रॉड शेप एंड प्रोड्यूस द बॉटल शेप एंडोस्पोर. अब जैसे यहाँ पे हमने स्पोर वर्ड लिया था, तो इसके जो स्पोर होते हैं वो बॉटल शेप होते हैं. बॉटल बिल्कुल होती है ना जैसे, उस तरीके से जनरली ये बॉटल शेप के स्पोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते नहीं है. One special characteristic of this bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of air because they grow in anaerobic condition. एक स्पेशलिटी दी है, जनरली फर्मेंटेड अगर प्रोडक्ट है तो वहाँ पे जनरली ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इनको जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, वैसे ये एनारोबिक कंडीशन में बहुत जल्दी ग्रो होंगे. ये नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पे बढ़ते नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते. ऑक्सीजन अगर नहीं यूज करना है और फिर भी वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. And as that Clostridium bacteria does not use the oxygen, so they are called as anaerobic bacteria. ये इसकी एक स्पेशलिटी और इसकी 4 स्पेसीज आपको दी है. वन इज Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum and Clostridium difficile. वन सेकंड. हाँ, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिगन्स, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल, ऐसे इसके 4 स्पेसीज के नाम दिए. जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई कम से कम 100 स्पेसीज के अलग अलग है, उसमें से 4 का एग्जांपल दिया और उसके स्पोर्स दिए हैं. और उसका नॉर्मल साइज हो जाते हैं, जनरली रॉड शेप होते हैं मैक्सिमम, लेकिन स्पोर जो होते हैं वो बॉटल शेप होते हैं उसके. और फिर आगे उन्होंने दिया है डू ओनली द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉज द इलनेस. सिर्फ भी अकेला बैक्टीरिया है क्या जो हमको इलनेस कॉज करेगा. सो क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये एक ही एक क्लोस्ट्रीडियम जो हमारे बॉडी में कुछ डिसीज कॉज करेगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे अदर भी होते हैं. हमने पढ़ा है 8 में भी पढ़ा. अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, then viruses, then protozoa and fungi are also responsible for various types of disease that can affect the human. तो इसमें आपको शायद वायरस तो पता ही है, फिलहाल कोरोना वायरस चल ही रहा है. उसके बाद प्रोटोजोआ मैंने उस दिन बताया था कि जो सबसे पहले हमारे अर्थ पे लिविंग थिंग आए, जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, तो ये सब जो सबसे पहले प्रिमिटिव फॉर्म वाले जो एनिमल है वो जनरली इंक्लूड किए जाते हैं प्रोटोजोआ में. फंगस तो हमने पढ़ा ही है. उसके बाद बैक्टीरिया भी हमने बहुत सारे देखे, यहाँ पे भी कुछ नाम थे बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोका वगैरह. सो अकेला क्लोस्ट्रीडियम नहीं है, तो वायरल डिसीज भी हमको होंगे, बैक्टीरियल डिसीज भी हमको होंगे. अगर वायरस से हो रहा है तो उसको वायरल डिसीज हम कहेंगे. इफ द डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया देन इट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल डिसीज. फंगस से डिसीज हो रहा है तो उसको हम फंगल डिसीज बोलते हैं. और अगर प्रोटोजोआ हमको डिसीज कॉज करेगा तो इट इज कॉल्ड एज प्रोटोजोअल डिसीज. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हार्मफुल लिविंग थिंग्स है जो हमको डिसीज कॉज करते हैं, और इसलिए हमको कम से कम 3 और 3 6 वायरल डिसीज के नाम और उसका टोटल डिस्क्रिप्शन. 3 डिसीज दिए बैक्टीरियल जो नॉर्मली हमको होते हैं, एक प्रोटोजोअल डिसीज दिया और एक फंगल डिसीज दिया है. एंड दैट इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक ऑफ गिवन चैप्टर, दैट इज 8, जो हम कल एक्चुअल क्लास में लेंगे, ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक है जो एक्चुअली में पढ़ाना ज़रूरी है. और यहाँ पे पैथोजन, मोड ऑफ सिम्टम, प्रिवेंटिव मेजर, लेकिन कंट्रोलिंग मेजर यहाँ पे नहीं दिए, ओनली प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्चुअली ऑनलाइन वीडियो जो हम जैसे आपको मैं ग्रुप पे बता दूंगा मैसेज करके. ओके, तो लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज ऑफ 8th चैप्टर. नाउ दैट इज अबाउट टुडेज क्लास.